आपने घुसपैठियों की बात की और कहा कि उनको नहीं मिल सकता है, पर वो घुसपैठिए क्यों आए, कैसे आए? सरकार तो आप लोगों की है सेंटर में, होम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए था। तो हम देखे हुए हैं, दे आर आइडेंटिफाइड कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक ऐसा केंद्र बना रहे हैं जहां उनको रखा जाएगा। डिटेंशन सेंटर, हाँ, डिटेंशन सेंटर ही कह सकते हैं, मगर हम उनको बहुत मानवीयता के साथ रख रहे हैं। क्या क्या सस्ता होने वाला है? हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम 18% पहले था, अब 5% मात्र जीएसटी रह गई। 3 पहिया वाहन 28% से 18%। स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा, थर्मामीटर 18% होता था, अब 0 हो गया। और मुझे लगता है कि 2029 का जो चुनाव होगा उसमें एनडीए तो जस की तस रहेगी, मगर बीजेपी भी 272 के ऊपर होगी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होंगे। हाँ, मुझे तो लगता है 2034 तक मोदी जी रहेंगे। 2034 तक? हाँ, 2034 के चुनाव में भी वही कैंडिडेट रहेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी की पार्टी आप देख ही रहे होंगे, वो भी लड़ रही है चुनाव, आप कैसे देखते हैं? कि पैसा मिलेगा तो किसी पार्टी के लिए प्रचार बना देंगे, इसका मतलब आपके पास कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। पैसा मिलेगा तो कांग्रेस का भी, टीएमसी का भी, राजद का भी, आम आदमी पार्टी का भी, जदयू का भी, भाजपा का भी। अरे भैया, अब इन लोगों ने आपको बुलाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपका धर्म ईमान पैसा हो गया। ऐड तो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी रील बनती है। आप देखते हैं जब वो चलते हैं तो कैमरा उनके पैरों से, और उनको पहले से बोल देते हैं देखो मैं कीचड़ में चलूँगा, थोड़ा कीचड़ से मेरा पैर दिखाते हुए ऊपर लाना, थोड़ा मैं थका हुआ ऐसा लगूं। अरे भाई, ये तो बहुत कुछ हो गया, लोग जानते हैं। पीएम को आप 2034 में भी वही पीएम रहेंगे, उसके बाद कौन, कोई सक्सेसर बीजेपी में कौन हो सकता है? उसके बाद अमित शाह जी। नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में और आप देख रहे हैं द प्रिंट अनस्क्रिप्टेड। और मेरे साथ हैं दिल्ली के लोकसभा एमपी और सीनियर पार्टी लीडर भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी। स्वागत है आपका द प्रिंट में सर। थैंक यू सो मच। तो आज आप भी दिल्ली के जाम में फंसे? हाँ, थोड़ा देर फंसा, और फंसा ही नहीं, मैंने ट्वीट भी किया। अच्छा, तो ये जल भराव की वजह से था, क्या था? क्योंकि और आम जनता भी इसके बारे में काफी रोज बात वाला कर रही जाम है। हाँ। वो जो आईएसबीटी से 2 तरफ से निकलते हैं, एक तो मेन रोड की तरफ, एक इधर 30 हजारी की तरफ निकल के यू टर्न मारते हैं। तो आज मैं जाम में फंसने के कारण वो रीजन समझ गया, और उस रीजन पे मैं 1 महीना में काम करेंगे। 1 महीना में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उस जाम को स्मूथ कर दूंगा। पर दिल्ली की जनता अभी, और खासकर गुड़गांव में भी, ये जो जल भराव के कारण जो जाम हो रहा है, कह रहे हैं दोनों तरफ भाजपा सरकार है, अब किस बात का मतलब एक्सक्यूज किस चीज का? देखिए, दिल्ली में तो हमने शुरू से ही कहा कि ये साल तक आपको समस्या थोड़ी हो सकती है। ठीक है। फिर भी हम लोगों ने बहुत सफलता पाई। अब आपको ये जो मिंटो ब्रिज का जाम नहीं, पानी नहीं दिखता है, कोई ऐसा नहीं दिखा कि ऑटो डूब गया, बस डूब गई, लोग निकालने के लिए, लेकिन जल जमाव होने से कुछ देर तक, आधा घंटा तक निकलने में भारी बारिश के बाद समय लगा है। बट इसको हम नेक्स्ट ईयर तक बिल्कुल ठीक कर लेंगे, इसका विश्वास रखिए। इस बार भी हमने बहुत हद तक सफलता पाई है। और देखिए, ये जो बारिश आती है ना, इससे जो यमुना जी में बाढ़ आती है और कुछ देर तक तो पानी लगना, ये कोई सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के भी देशों में है। अच्छी बात यह है कि आधे घंटे में बारिश बंद होने के बाद पानी निकल रहा है, केवल यमुना जी को छोड़ के। बट इस बार हमने देखा कि कई घंटे लोग, मैं खुद गुड़गांव में रहती हूँ, कई घंटे लोग सड़कों पर रहे और जाम में फंसे रहे, और काफी सारे विजुअल्स आए जिसमें लोगों के घर में पानी गया है। एक तरह से माना जा सकता है कुछ फ्लड प्लेन्स की तरफ जो लोग रहते हैं उनकी तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन और लोगों के घरों में पानी गया है। और अगर आप देखें तो बीजेपी एमसीडी में भी काफी सालों से रही है। अगर आप बीच का थोड़ा सा टाइम अभी अगर आप देख लें तो हाँ जी नहीं है, लेकिन उससे पहले भी एमसीडी रही है। तो जो एक
टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, जो अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए। भाजपा सरकार हरियाणा में है, दिल्ली में अब आप लोग हैं, तो उस तरह की मीटिंग्स भी कोई ऐसी तरह दिखता नहीं है। सबको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी को क्रिटिसाइज करेगी, बीजेपी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करेंगी, लेकिन जो आम जनता है वो फिर उसका ब्रंट फेस करती है। नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली से संबंधित जितने ट्रैफिक जाम हो रहे हैं उसके लिए तो हम सीधे रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि इस साल चूँकि हमारी सरकार सिर्फ 6 महीने की हुई है, बिल्कुल, फिर भी हमने, सच बताऊँ तो मैं प्रवेश वर्मा की भी बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ, और रेखा गुप्ता जी जिस प्रकार से इन सारी चीज़ को टेंशन लेकर के किया है, वास्तव में उनको तारीफ़ होनी चाहिए। अगले साल तक आपको पानी होगा तो जल तो लगेगा, लेकिन वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, इसका दावा हम करके देंगे। तो मैं अगले साल भी आपसे प्रश्न करूँगा। 100% करिएगा। तो हम उस पर चल रहे हैं। तो दिल्ली के बारे में मैं जानना चाहूँगी, जैसा आपने कहा 6 महीने हुए हैं, अभी तक आपका खुद का क्या आंकलन है दिल्ली में? जिस तरह से जो होना चाहिए था, जो प्रोमिसेस किए गए थे, वो कहाँ तक आप लोग पहुँच रहे हैं? हम तो बहुत सारा फुलफिल कर चुके हैं, लेकिन अभी तो चूँकि 6 महीना हुआ है, तो हम पहले से भी कहते रहे हैं, हम दूसरे की सरकार भी होती थी तो हम कहते थे कि भाई साल भर तक हम दे सकते हैं आपको कि आपने प्लानिंग किया, मगर आफ्टर 5 इयर्स भी अगर आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाए, तो बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करने वाली है। इस दौरान भी आप देखिए, आज दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल में इलाज का खर्चा दिया जा रहा है। आयुष्मान योजना लागू हो गई। हमने इतनी कम समय में हमने आयुष्मान आरोग्य केंद्र लगभग अभी तक 380 शुरू कर चुके हैं, जहाँ पे 17 प्रकार के टेस्ट होते हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक वाला नहीं, जहाँ की आइए किसी बीमारी के लिए कोई दवाई दे दिया जाए, नो टेस्ट। यहाँ टेस्ट होते हैं जी। आप इसी शहर में हम लोगों ने जो टैंकर्स चलते थे वो बहुत अनियंत्रित होते थे। आपको रोज़ न्यूज़ आता था टैंकर माफिया आ गए, टैंकर का पानी बेच दिया जाता था। आज हमने जीपीएस सिस्टम लगाया एवरी टैंकर के अंदर, और वो कहाँ कहाँ जाता है हम उसकी पूरी जानकारी रखते हैं। तो उससे पानी सप्लाई का काफ़ी, मतलब हम 80%, अभी भी 20% कमी है जिसको हम ठीक करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग 1-2 ऐसे आपको काम मिलेंगे, देखने को मिलेंगे कि हम हॉस्पिटल की व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ किए हुए हैं। बहुत, आप इस समय किसी हॉस्पिटल में जाइए तो पहले से आपको एक लगभग 70% बेटर व्यवस्था मिलेगी। 30% में इसलिए कम कह रहा हूं क्योंकि हम उसको और भी ठीक करने वाले हैं। हमने छोटी छोटी बसें चलाई दिल्ली में, देवी बस नाम है उसका। जी। उसके कारण आज इतनी खुशी है लोगों को कि जहां बड़ी बसें नहीं जाती थी वहां वो जाती हैं, और उसके कारण जो जाम लगता था उस पर भी हम काबू पा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेट्रो बनाने की गति तेज हुई है। अभी हम आपको 2 महीने के अंदर हमारे क्षेत्र से मेट्रो 4 का एक सुंदर सा संचालन आपको उद्घाटन करके दिखाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम दिल्ली की सारी समस्याओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने चल पड़े हैं। कुछ हमारे ऐसे भी वादे हैं जिसको पूरा करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉमिस आप लोगों का था, जो विमेन को 1500 रुपये 2500 रुपये देने की बात कही गई थी, वो उस पर अभी तक कुछ ना कोई अनाउंसमेंट हुई है, ना कोई क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की भी मीटिंग 1 या 2 हुई है, तो जो सबसे बड़ा आपका प्रॉमिस था उस पर कुछ क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉमिस है, लेकिन उससे भी बड़े बड़े प्रॉमिस थे। जैसे हमने कहा ना आयुष्मान, हमने और भी प्रधानमंत्री आवास योजना उसको भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये भी हमारा महत्वपूर्ण है, जो हमारी कमेटी जो आपने बताया ना जी, वो कमेटी एक बड़ी महत्वपूर्ण काम कर रही है कि हु इज एलिजिबल फॉर दिस सुविधा, बेनिफिशियरी कौन होगा। और उसको जब हम करने जा रहे हैं तो हमको कई जानकारियां आ रही हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ इलीगल घुसपैठिए आधार कार्ड बना के रखे हुए हैं। अब इलीगल घुसपैठियों को तो सुविधा नहीं मिल सकती, वो वोटर भी बने हुए हैं, उन पे काफ़ी काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि
6 महीना हुआ है, मगर 1 ईयर और लग सकता है इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, ताकि उसका बेनिफिशियरी सही व्यक्ति को दिया जा सके। आपने घुसपैठियों की बात की और कहा कि उनको नहीं मिल सकता है, पर वो घुसपैठिए क्यों आए, कैसे आए? सरकार तो आप लोगों की ये सेंटर में, होम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए था। तो हम देखे हुए हैं, दे आर आइडेंटिफाइड, मैक्सिमम घुसपैठिए आइडेंटिफाइड हैं। अच्छा, एक्शन अब लिया जाएगा। हाँ, चूंकि पहले की जो सरकार थी उनको गलत ढंग से वोटर बना रही थी, उनको निवासी बना रही थी। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं? हाँ, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी बनाया। अब हम उनके लिए, आज मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक ऐसा केंद्र बना रहे हैं जहां उनको रखा जाएगा। डिटेंशन सेंटर? हाँ, डिटेंशन सेंटर ही कह सकते हैं, मगर हम उनको बहुत मानवीयता के साथ रख रहे हैं। उनके देशों के साथ संपर्क कर रही है सरकार, और उनको फिर वहां भेजा जाएगा। तो ये तब तक हम उनको रखेंगे। हाँ, बहुत बड़े स्तर पे होने जा रहा है। और आपको बताऊं, दिल्ली की समस्याओं का बहुत बड़ा कारण एक वो है, उनमें से रोहिंग्याज भी हैं। रोहिंग्याज कौन है? रोहिंग्याज के खिलाफ बौद्ध उनको भगाने में और उनको नहीं बर्दाश्त कर सके, बौद्ध जो अहिंसक माने जाते हैं। तो ये काम चल रहा है, और मेरा मानना है कि इनको करने के बाद जो हमारे दिल्ली के लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, कम्युनिटी वाइज किसी को ना बांटते हुए हम हर व्यक्ति को उसकी सुविधा दें। इस पे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो आपको देखने को मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसी डिसीजन लिया गया है वो जीएसटी के ऊपर लिया गया है, आपको ऑफ कोर्स पता ही होगा। लेकिन जो ऑपोजिशन है, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी, उन्होंने कहा हमने तो कितने साल पहले से ही ये एक उनका 2016 का ट्वीट है जो उन्होंने बोला कि मैंने पहले ही कहा था और ये लेट हुआ है और पहले हो जाना चाहिए था। तो वो कह रहे हैं कि श्रेय उन्हीं को जाता है। राहुल गांधी को कहने की जरूरत क्या थी, उनको तो करने की जरूरत थी। नहीं, 2016 में उनकी सरकार नहीं थी ना, 2004 से 14 तक तो थी जी। तो उस समय वो कोई ऐसा तो था नहीं कि उस समय उनकी आंखें रोशनी चली गई थी, या कान से सुनना बंद हो गया था, या उनका दिमाग थोड़ा सा कोमा में चले गया, ऐसा तो था नहीं। वो पन्ने फड़ा करते थे। तो जो व्यक्ति 10 साल, वो 10 साल ज़्यादा नहीं है, इस 10 साल का जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं वो लोग अच्छी तरह से वो 10 साल देखे हुए हैं। कुछ यंगस्टर्स हैं जो, लेकिन यंगस्टर्स पता कर लेते हैं। तो राहुल गांधी जी को करके बताना चाहिए था। ये तो बहुत आसान है, हम तो प्रधानमंत्री जी को सदन में बोलते हुए देखे हैं कि भाई आप कहते थे कि ये होना चाहिए, हम वही कर रहे हैं, फिर तुम्हारा पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और देखिए नीलम जी, प्रिंट के जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में, मैं अभी सिंगापुर होके आया हूँ, अभी थाईलैंड होके आया, अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, दुनिया के देशों में सूरीनाम, मॉरिशस घूम रहा हूँ, मेडागास्कर, दुबई। कोई देश का उदाहरण बताइए जहां सीधे 10% टैक्स कम किया गया हो। फिर आपको वो लाइन याद आएगी, मोदी है तो मुमकिन है। एक बार बोला उन्होंने लाल किले की प्राचीर से, और 4 सितंबर को घोषणा हो गई वित्त मंत्री के द्वारा, 22 सितंबर को लागू हो जाएगा। और जो खुशी है, आज मैं एक GNIOT संस्थान में था, परी चौक पे नोएडा में, लगभग 2000 बच्चों को जब ये बात मैंने कही तो क्या ताली बजनी शुरू हुई है। मैं थोड़ी देर में ट्वीट करने वाला हूँ। जिनसे अभी मैं एक प्रोटेस्ट में भी था, राहुल गांधी का पुतला जला के हम लोग आ रहे हैं, जो बिहार बंद आज हो, गाली वाली बकी है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, पूरे देश की माताओं को मैं मानता हूँ। वहाँ पे जब हम लोग प्रोटेस्ट के बाद बैठ रहे थे तो एवरीबडी वाज डिस्कसिंग दिस GST उपहार, दिवाली का बम्पर धमाका। तो ये आप समझिए, हमारे मोबाइल में अभी हम निर्मला जी जिसे मिल के आ रहे हैं, हम सातों सांसद उनके पास गए थे जी। और हम लोगों ने उनसे जब मुलाकात की तो उन्होंने हम लोगों को एक पेपर दिया। उस पेपर का अंश मेरे पास है, उस पेपर का अंश मेरे पास है।
उसमें अगर मैं आपके इंटरव्यू में बताऊं तो निश्चित रूप से लोग हमको बहुत आशीर्वाद देंगे। क्या क्या सस्ता होने वाला है। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम 18% पहले था, अब 5% मात्र जीएसटी रह गई। मक्खन, घी, चीज़, डेयरी उत्पाद, पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर बर्तन, बच्चों की फीडिंग बोतलें, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीन, पुर्जे, ये सब 12% से 5% हो गए। ट्रैक्टर टायर, ट्रैक्टर, जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रम, सिंचाई, स्प्रिंकलर, कृषि, बागवानी, वन संबंधी मशीन 12% से 5%, एयर कंडीशनर 28% से 18%, टेलीविज़न 28% से 18%। ये सब कुछ देखेंगे। पेट्रोल डीजल हाइब्रिड कार 28% से 18%, 3 पहिया वाहन 28% से 18%। स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा, थर्मामीटर 18% होता था, अब 0 हो गया। आपको चिकित्सीय ऑक्सीजन, सभी घरेलू वस्तुएं जो किचन की महिलाओं को, आपको गाली देना है माता को, दो गाली राहुल गांधी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के माताओं, बहन, बेटियों के किचन में जो आज खुशी दी है, उसकी जरा भी एक बार कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इतना बड़ा कर सकते हैं। बोलने को तो मोदी जी करने लगे तो प्यास तो और बढ़ेगी, तो बोलते रहिए आप। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि वो उनके नेता नहीं थे जिनका वो जो अब्यूजिव एक तरह से वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी एक तरह से डाइवर्ट अटेंशन करना चाहती है वोट चोरी का जो कैंपेन बिहार में चल रहा है। नीलम जी, जिस मंच पे मेरा भाषण होने वाला है उसी मंच से नारे में गाली दी जाए तो मेरा दायित्व तो क्या बनता है? जिसने गाली दिया उसको पनिश करेंगे, उसको पहले कंडेम करेंगे, निंदा करेंगे, बाद में उसके ऊपर कानूनी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। क्या राहुल गांधी ने इतना किया? हम कहा कह रहे हैं कि उनके मुख से आया, लेकिन आपके स्टेज से गाली दी गई। और नारा जब दिया जाता है ना, तो मैं बड़ी विनम्रता से बताऊं, हमें भी जब नारा लगवाना होता है ना तो हम अभ्यास कराते हैं। नारा अचानक नहीं निकलता है। तो वो क्या उन्होंने उसकी निंदा की? क्या उन्होंने उस ऐसा कहने वाले लोगों को पार्टी से निकाला? नहीं। ऊपर से कह रहे हैं लोग गुस्से में हैं इसलिए दे रहे थे। आप राहुल गांधी जी, आपकी माँ को कोई गाली देगा तो आप इसको इस तरह से जस्टिफाई कोई करे कि गुस्से में दे दिया? माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। आपके रहते आपके मन से ये गाली दी गई, तेजस्वी यादव जी के रहते तेजस्वी यादव के मन से गाली दी गई, और उसके बाद आप निंदा तक नहीं कर सकते, उसके बाद आप बोलने के लायक हैं? ये देश जवाब देगा। बिहार की महिलाओं ने आज बंद रखा था और ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आज मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, बिहार में, इस देश में उनके अपने समर्थक 50% कम हो गए होंगे। पर कई कांग्रेस के लीडर्स ये भी कहते हैं कि इस पास्ट में सोनिया गांधी जी के लिए भी कई बीजेपी लीडर ने अभद्र भाषा का उपयोग किया है। खासकर हमने उनको सजा दिया होगा, हमने उनको कंडेम किया होगा, हमने उनकी निंदा की होगी, उनको उनका पर्सनल बयान बता के हमने कहा होगा। एक भी उदाहरण बताइए। रमेश बिदुड़ी जी ने जो दिल्ली रमेश बिदुड़ी का टिकट ही कट गया। रमेश बिदुड़ी को पार्टी ने कितनी बड़ी बात कही। नड्डा जी ने तुरंत उनको कहा कि आप गलत कर रहे हो, इसी वजह से टिकट कटा। आप उनको प्रमोशन तो नहीं मिला, सांसद का टिकट तो नहीं मिला, और उनको पार्टी ने डांटा भी। ये कंट्रोवर्सी होने के बाद भी मैं कह रही हूँ कि उनको टिकट मिला, यही मेरा कहने का अर्थ है कि आप लोगों ने क्या एक्शन लिया। हाँ, विधानसभा मिला तब जब उन्होंने अपने तरफ से भी खेद प्रकट किया, उन पे इतना दबाव बनाया रमेश बिधोड़ी जी पर, इसलिए आप पार्टी को नहीं बोल सकते कि पार्टी ने उसको कहीं से भी उनको प्रोत्साहित किया। और यहाँ राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव गाली देने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल क्वेश्चंस और पूछूं, मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहूँगी। एक राजनेता होने के अलावा आप एक प्रसिद्ध कलाकार भी हैं, सिंगर भी हैं। आपकी जो ये पर्सनल जर्नी थी, ये कैसे हुई? सिंगिंग क्या कोई मतलब फैमिली में है? क्यों आपका रुझान सिंगिंग की तरफ गया? मेरे फादर सिंगर थे, मगर हम 4 भाई और 2 बहनों में कोई भी संगीत में नहीं आया, वो मैं ही आया। आपकी रुचि थी उसमें? रुचि तो बहुत कुछ में थी, मगर ये चल गया
मैं थोड़ा वॉचफुल रहता हूँ कि कौन सा ट्रैक ठीक चल रहा है। हाँ। और व्यक्ति को वॉचफुल रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आपको ABCD 4-5 कार्यक्रम बना के रखना चाहिए जीवन का, कि ये हुआ नहीं तो ठीक, नहीं तो ये, कम से कम डिप्रेशन तो नहीं होगा ना लाइफ में। तो हम लोग वैसे चले और संगीत धीरे धीरे अपनाए। स्वर था, ताल था, पिताजी का अंश है, और हेरिडिटरी बच्चों में कुछ चीज़ें आती हैं, तो वो मेरे अंदर आई। मेरी माँ भी बहुत बढ़िया और लोकगीत गाती है, प्रोफेशनली नहीं गाती मगर उनको सुन सुन के बहुत कुछ रहता है, तो उससे मैं शुरू किया। फिर मैं सिंगिंग का काफ़ी, मैंने 4 साल तक रगड़ाई हुई, हमारी संघर्ष हुआ, फिर सफलता मिली। कहाँ थे उस समय आप? बनारस रहते थे। बनारस। बिहार में रहते थे हाई स्कूल तक। इंटरमीडिएट में चले आए बनारस पढ़ने। जी। फिर बनारस में इंटरमीडिएट आई, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के बाद मैंने BHU से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने स्पोर्ट्स की पढ़ाई करी। मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। अच्छा। हाँ, पढ़ाई लिखाई से मैं BPEd MPEd हूँ। बाद में फिर लगा कि रोजगार, हाँ। तो रोजगार में मैं इस बात का समर्थक हूँ कि आप बिना स्किल्ड हुए रोजगार, अगर रोजगार का रोना रोते हैं तो फिर आप अपने से झूठ बोल रहे हैं। कोई स्किल होनी चाहिए। यू शुड बी स्किल्ड। तो मैं जीवन में कभी एक समय ऐसा भी था जब मैं किसी की गाड़ी चलाता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं गाड़ी चलाना सीख गया। अब सोचता था कुछ नहीं होगा तो कम से कम, उस समय तो 5-6 हज़ार रुपये मिलता था, तो इतना तो मिलेगा, लेकिन वो 5-6 हज़ार आज 50-60 हज़ार के बराबर था। तो मैं ऐसे छोटे काम को कभी छोटा नहीं समझा हूँ। और क्रिकेट भी खेलता था, यूनिवर्सिटी टीम का कप्तान था, रोहिंटन बारिया खेला, ईस्ट जोन से खेला। अब म्यूजिक में मेरा करियर चल गया। इसी दिल्ली में रह के, जहाँ से मैं सांसद हूँ, उसी में गोपालपुर गांव है, उसी गांव में रहता था, एक झुग्गी में। फिर उसके बाद एक्टर बन गया। फिर उसके बाद एक मौका मिला तो पॉलिटिक्स में आया। बहुत सोच समझ के आया हूँ। समाजवादी पार्टी तो एक एक्सीडेंटल मूव था हमारा, वो मैं नहीं था, वो अमर सिंह जी हमारे एक बड़े भाई के रूप में थे। तो वो 3 महीने का एक अफेयर था हमारा। वो हमारा न तो खुद जानबूझ के था, वो भी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ लड़ा दिए लोग। तो उन लोगों की कुछ प्लानिंग थी, मगर उसने सिखाया बहुत कुछ। फिर मैं तो ABVP का सदस्य रहा हूँ 89 से। फिर मैंने गोरखपुर चुनाव लड़ने के बाद लगा कि मैंने बहुत गलती कर दी, और बहुत खुश हुआ कि मैं हार गया। तो फिर मैंने 2012 में मेरा झुकाव फिर अपने काम के अलावा BJP में होने लगा। मैं 13 में ज्वाइन किया, 14 में चुनाव लड़ा दिया गया जी। तो उसके बाद तो आपसे मुलाकात होती रहती है। बिल्कुल। आपका एक गाना जो अभी बहुत फेमस हुआ वो है पंचायत का, वो कैसे मिला? बाय चांस था, कैसे था? क्योंकि उसके बारे में मतलब सोशल मीडिया से लेके काफ़ी उसमें आपका मतलब कहा गया कि बहुत ही खूबसूरती से गाया गया है। एक्चुअली पंचायत 3 जब बन रही थी तो उन लोगों ने हमसे संपर्क किया, और गाना बड़ा अच्छा था। हमको याद है, मैं दिल्ली में ही गाया, गाने जाने के लिए समय भी नहीं था। और गाते समय तो नहीं लगा कि इतना बड़ा हिट होने वाला है, लेकिन जब उसका म्यूजिक में सुना तब समझ गया गाना सुपर हिट होगा। अच्छा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हर 3-4 साल पे मेरा एक गाना बहुत बड़ा सुपर हिट हो जाता है, और किसी आर्टिस्ट के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, पहले जियो बिहार के लाला आया, उसके पहले हमारी अपनी दुनिया चलती थी। जब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ उसके ठीक पहले जियो बिहार के लाला हिट हो गया जी। फिर एक पुराना गाना रिंकिया के पापा बहुत हिट हो गया। उसके तो इतने ज़्यादा मीम्स हैं। हाँ, मीम्स तो बनाने वाले सोच लेते हैं, बट वो मेरा बहुत सुंदर गाना है। और उस गाने से समझ लीजिए कम से कम में नहीं तो 10 करोड़ प्लस का इनकम हुआ है हमको। अच्छा। हाँ, एक गाना हमें स्टेज बहुत देता है ना। फिर जियो बिहार के लाला वो अनदर सुपर डुपर हिट हो गया, उसके कारण हमको शो और भी ज़्यादा मिले। रिंकिया के पापा, हमारा एक गाना है ये जिया हो बिहार के लाला,
उसके पहले पूरब के बेटा, उसके पहले 80 से क के भी ये बचवा हमारा कंपटीशन देता, माता के गीत, बाड़ी शेर पसवार, ये सब स्टेज पे आपकी डिमांड बढ़ाते हैं। अब अभी पंचायत का गाना आ गया, जब तक जियो बिहार का थोड़ा सा इससे थोड़ा कमजोर होने की स्थिति में था, तो पंचायत का गाना आ गया। ये भगवान की बड़ी कृपा है, और कोई देखे न देखे, ईश्वर तो हमारी परिश्रम को देख रहा है। अभी पंचायत खत्म है तो फिर एक गाना मिल गया, जेका बाघ का करेजा, वो मनोज बाजपेयी की फिल्म का सुपर डुपर हिट है। फिर उसके बाद अब भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो पिछले 6-7 दिन से एक गाना मेरा बहुत बड़ा हिट हो रखा है, चढ़े खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली। ये तो इस समय नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है देश में। तो मैं तो प्रिंट के प्लेटफॉर्म से भी थैंक यू एवरीवन, जो आप लोगों ने हमारा भोजपुरी गाना एक और किया, और ये गाना हुआ ना तो अगला 2 साल मेरा फिर सुपर डुपर हिट है। तो इसके बाद एक नया आएगा। उसके बाद अब एक भोजपुरी रैप लाने की तैयारी में हूँ। अच्छा। हाँ, भोजपुरी रैप जो पूरी कल्चर की चाशनी में होगी, और मेरे गाने में हास्य होगा, व्यंग होगा, सटायर होगा। हम कभी भी ऐसा गीत नहीं गाते जो हमें वल्गर बना दे, अभद्र भाषा में कभी नहीं, न बोलता हूँ न गाता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ देखो दुनिया से कि हम भारत की संस्कृति के लोग हैं, हमें अपने मुंह से इतना नोन होने के बाद आप गाली का सहारा मत लो। ये देश की जनता है आपको यूं निकाल के दूध में गिरे मक्खी की तरह बाहर कर देगी। और राजनीतिक लोग जो गाली दे रहे हैं उनका भी यही हौसला होगा। कोई गाली दे दिया, डोंट सपोर्ट, कंडेम, जो राहुल जी ने नहीं किया। आपने अभी खुद बात की कि कैसे एक ही गाने से 10 करोड़, तो आपको नहीं लगता जब से आप पॉलिटिशियन बने हैं आप अपने म्यूजिक करियर पे उतना समय नहीं दे पाते होंगे, तो कितना नुकसान आपको हो गया होगा? हाँ, तो देश सेवा के लिए तो नुकसान बहुत लोगों ने सहा है। तो नुकसान तो मेरा हुआ निश्चित रूप से, क्योंकि मैं फोकस्ड हो गया, घुस गया। मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना, मेरे ऊपर पार्टी बहुत विश्वास की। आज भी पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ, नेशनल एग्जीक्यूटिव का सदस्य हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं अपने को एक ब्रिज समझता हूँ बिटवीन पुअर पीपल, यूथ, वुमेन्स। जो लोग कहते हैं ना, जिसको आप कहेंगे कि जिनकी आवाज़ नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचनी है, ठीक है, नमो ऐप से पहुँचेगा, सोशल मीडिया से पहुँचेगा, उनको तो बहुत, मगर मैं भी ब्रिज समझता हूँ अपने को कि मैं अपनी लोकसभा और के अलावे भी लोगों की बातों को मोदी जी तक पहुँचाऊँगा, उस टीम तक पहुँचाऊँगा। मीन्स मोदी जी एक संस्था है ना, इज़ नॉट अ पर्सन ओनली, वो एक संस्था है, उस संस्था में पहुँचाऊँगा। सर ये बात हो रही है, इस जीएसटी में जो बदलाव हुआ है ना, इसमें 4 तो मेरे लेटर पे गए हुए हैं, और वो हुआ है। आपके एक्टिंग और सिंगिंग करियर में कोई ऐसा इंसिडेंट काफ़ी हुए होंगे जो जिसने आप पे एक छाप छोड़ी हो, जिससे आपको अभी तक वो इंसिडेंट याद हो? कोई ऐसा इंसिडेंट तो बहुत बड़ा है। मैं जब भोजपुरी फिल्म शुरू किया था तो भोजपुरी फिल्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। 25-26 साल से कुछ नहीं था। एक हमारा रवि किशन भाई, वो फिल्म करता था, मगर क्या था, 17 लाख 15 लाख में फिल्म बनाते थे, और उतना ही बिजनेस हो जाए यही बहुत बड़ी बात थी। हमने फिल्म किया, भगवती की बड़ी कृपा थी, माँ सरस्वती की बड़ी कृपा थी, और मेरी पहली फिल्म 48 करोड़ प्लस का बिजनेस करी, और 34 लाख की फिल्म। तो आप सोचिए, मैं तो एक थर्ड एरा का सीधे क्रेडिट मिल गया ना कि मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद ऐसा तूफान आया कि हम लोग के पास फिल्म ही नहीं थी रिलीज करने के लिए। और वो फिल्म अभी भी पैसे के मामले में ब्लॉकबस्टर फिल्म है। धन्यवाद सुधाकर पांडे जी, धन्यवाद अजय सिन्हा जी। और उसके बाद उस एक फिल्म ने कम से कम 1000 फिल्म को जन्म दिया। उससे
क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई। तो वो क्रेडिट हमको मिल गया, लेकिन काम तो बहुत लोगों ने किया, जो लाइट लगाया उसका भी बहुत। उसके बाद हमने एक और बड़ा काम किया जो लोग याद करेंगे, कि हमने आर्टिस्टों को कहा पैसे मांगो इंडस्ट्री से, वरना पैसे नहीं मिलते थे। आप कभी रवि से बात करिएगा, रवि किशन से, वो बहुत ईमानदारी से बताएंगे कि पैसा नहीं मिलता था। 25,000 एक फिल्म के लिए, मैं 2002-03 की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग गाना गा के 1.5-2 लाख रुपए पर डे अर्न करते थे। तो 25,000 भी नहीं मिल रहे थे। 25,000 रुपये मिलते थे, उतने भी देने में रवि किशन को, बाकी तो सुपरस्टार ही थे उस समय। हम लोग नाम उनका सुनते थे, लेकिन ये स्थिति नहीं पता होता था। समय के साथ फिर हमने रियलिटी शो शुरू किया। एक महुआ चैनल आया जी, उस पे सुर संग्राम प्रोग्राम शुरू किया। गजेंद्र सिंह को, भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं भूलना चाहिए, मैं एंकर करता था। उसके बाद कम से कम नहीं तो 2000 से ज़्यादा सिंगर निकले हैं, जो इस समय कम से कम 5 लाख से 50 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। कितनी बड़ी बात हुई अपने द्वारा। उसके बाद भी जब हम सिनेमा करने के बाद सिंगर एक्टर हो सकता है, ये भी रास्ता हम लोगों से निकला। तो आज कितने सिंगर एक्टर बने आप, पवन सिंह, खेसारी लाल, ये दिनेश लाल यादव, सब एकदम। उसके बाद भी जितना देखेंगे ना, अरविंद अकेला, कल्लू, रितेश पांडे, ये सब सिंगर एक्टर बनने लगे। तो ये भी बड़ा काम हुआ ना, रास्ता बनता गया और हमारे छोटे भाई सब आगे बढ़ते गए। इस बार आपने सुल्तानगंज से दियोघर तक कांवड़ यात्रा, हाँ मैंने कांवड़ उठाया। काफ़ी विजुअल्स इसके मैंने देखे। क्या आप काफ़ी रिलीजियस पर्सन है? क्या मतलब आपको मन में था ये यात्रा जब आपने? नहीं, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मेरा विश्वास है इसमें। मुझे जो दैवी शक्तियों का जो विश्वास है वो औरों की तरह मेरे अंदर भी है, हो सकता है बहुतों से ज़्यादा हो। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ऐसे सारे जो पूजा, त्योहार, यात्राएं हैं, वो मनुष्य को बहुत प्रबल ताकत देती हैं अपने जीवन में मर्यादित बने रहने के लिए। आप बड़ा आसान है कहना, आई डोंट केयर ऑफ सोसाइटी, कोई बात नहीं, मत करो। लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा कि बहुत सारी शक्तियां हैं, प्रकृति आपको आगे बढ़ाती है, तो फिर आपको उस पर विश्वास होगा। मेरे दिमाग में आया, कुछ लोग कांवड़ियों पे सवाल उठाने लगे थे। मैं वो भी पूछने ही वाली थी आपसे, बट हाँ बताइए जी। तो ये निकला वहीं से। हाँ, मैं सुन रहा था एक दिन, कोई नेता वगैरह ही थे। काफी कंट्रोवर्सीज होती हैं, कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ हो रहा है कांवड़ यात्रा के दौरान। देखो नीलम जी, मैं एक बोलना चाहता हूँ बड़े हाथ जोड़ के, कि कुछ घटनाओं से पूरी यात्रा को आप कलंकित नहीं कर सकते। अगर कोई कांवड़िया कहीं उलझ गया, कहीं गाड़ी तोड़ना, हाँ, वो ठीक नहीं है। मैं सभी कांवड़ उठाने वालों से प्रार्थना करता हूँ, आपको आम लोगों से ज़्यादा मर्यादित और पेशेंस लेके चलना पड़ेगा, धैर्यवान होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पूरे इस यात्रा के लोगों को कलंकित करती है। लेकिन इसके आधार पे कह दिया जाए कि सारे कांवड़िए ऐसे हैं, ये इमेज बनाने की कोशिश, नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, वो हमें बड़ा दर्द दिया। किसी ने बोला कौन जाता है, सब तो कांवड़िया में ऐसे वैसे जाते। ऐसा नहीं है भाई। हम अभी यात्रा में हमको बहुत सारे लोग मिले, कोई महिला मिली, मेरे 2 बच्चे एयरफोर्स में ऑफिसर हैं, मेरा पति फौज में ऑफिसर है, मैं 29 साल से जल उठाती हूँ। ऐसी कई कहानियाँ हैं, मगर मनोज तिवारी को लोग पहचान रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि चलना चाहिए मनोज तिवारी। मेरी पत्नी तक को नहीं पता था कि मैं जाऊँगा, बल्कि वो घबरा रही थी, कैसे जाओगे, क्या करोगे। हमने कहा छोड़ दो, जो होगा। और सच बताऊं, मैं तो केवल 10 किलोमीटर गया, बाकी 100 किलोमीटर कौन ले गया, वो शायद महादेव थे। बट उसके बाद एक FIR भी हुई आपके ऊपर। हाँ, थोड़ा अगर उसके बारे में कुछ बताएं। तो मेरे ऊपर जो FIR हुई वो बाबा पर भी होनी चाहिए। जिन्होंने FIR किया,
हाँ, भाई झारखंड में जी। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था, मैं गया क्योंकि मना था, गलती हुई। लेकिन गलती में मैं धक्का किसको दिया? मैंने तो किसी को धक्का नहीं दिया। मैंने किसी पुलिस वाले से झगड़ा नहीं किया, मैंने किसी पुजारी से झगड़ा नहीं किया। अचानक एक पुलिस वाले बोलते हैं घुसो मनोज तिवारी, मैं घुस गया। पुजारी जी बोले लेट जाओ मनोज तिवारी, मैं लेट गया। अब वो पुलिस वाला महादेव थे, बाबा वैद्यनाथ थे, वो पुजारी जी कौन थे मुझे नहीं पता। मुझे किसी ने रोका ही नहीं, और जल लेके जाता हुआ व्यक्ति को कोई नहीं, पूरा दरवाज़ा खुल गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बाबा वैद्यनाथ ने ही खोल दिया वो। मैं ये इस फीलिंग पे ना, मैं अभी अपनी फीलिंग पे कुछ बुक लिखना चाहता हूँ या फिर पॉडकास्ट में बताना चाहता हूँ इसी को। ये तो इतना बृहद अनुभव हुआ, और वो तो अच्छा हुआ कि FIR हो गया। नहीं तो हम लोगों को कहते कि हम जा करके खुदे बाबा को प्रणाम किए हैं तो किसी को विश्वास ही नहीं होता। निशिकांत दुबे जी हमें रिसीव किए थे, वो हमारे बड़े भाई समान हैं। उनके बड़प्पन है कि वो हमको 15 किलोमीटर पहले आ गए रिसीव करने, और 15 किलोमीटर पैदल वो भी चले। मेरा एक भाई मित्र है नीलकांत बख्शी। नीलकांत बख्शी ऐसा चले कि आज तक उनका पैर ठीक नहीं हुआ है उसी 15 किलोमीटर में। तो मैं सोचता हूँ यार, ये 15 किलोमीटर में ऐसी स्थिति हो गई, मेरी 110-115 किलोमीटर में कुछ नहीं हुआ। तो वो सब ठीक है, आप कर दो FIR झारखंड सरकार, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अंदर भेजने वाले बाबा ही थे, बुलाने वाले स्वयं बाबा वैद्यनाथ थे। अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे वापस आना चाहूँगी। आप एक BJP MP हैं, जहाँ 2019 में आप लोग में मतलब आप लोगों को किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी पार्टी को। अब 2024 में NDA अलायंस पे आप लोग एक तरह से डिपेंडेंट है। उससे क्या बदलाव आता है? आपको क्या लगता है पॉलिसी में आप लोगों के ऊपर कुछ चेंज? देखो, पहले तो हम सोचते थे कि चेंज आता है, लेकिन 2024 के बाद जो सरकार बनी है वो कमाल की बॉन्डिंग है। किसी भी दिन नहीं लगा कि हम कोई बड़ा डिसीजन लेने से रुक सकते हैं। तो क्रेडिट गोज टू चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी, बाकी हमारे जो अलायंस हैं चिराग पासवान जी, मांझी जी, और जो पवन कल्याण जी, इन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि इन लोगों ने, हमारी शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी, ये सब लोग, NCP जो अजित पवार दादा की है, आज तक हमने कहीं भी अनबन भी नहीं सुनी, प्रेशर नहीं फील हुआ कि नहीं हुआ, जबकि लगता था कि आएगा। और वो जैसे एक हम लोगों ने लाया ना कि वो वक्फ बोर्ड का जी, तो जब वक्फ बोर्ड भी उन लोगों ने समझा कि इसमें वास्तव में मुस्लिम कम्युनिटी का फ़ायदा वक्फ बोर्ड के कानून में थोड़ा परिवर्तन से है, वो भी साथ खड़े हुए। लेकिन बाकी देखिए, एक कॉन्फिडेंस अलग तो होता है जब अपनी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में हो। देश की जनता पता नहीं कहाँ चूक गई। आगे से तो मैं प्रार्थना करूँगा कि, और मेरा विश्वास है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जो भ्रम फैलाया इंडी अलायंस ने, उस भ्रम में बहुत लोग आ गए। तो जनता चूकी कि आप लोग चूके? नहीं, चूके तो हम ही लोग ना, कि वो जनता को समझा नहीं पाए, तो चूके तो हम हैं। जनता तो भैया तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। जनता कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकती है, लेकिन हम उसको भ्रम से निकाल नहीं पाए तो चूक हमारी है। और मुझे लगता है कि 2029 का जो चुनाव होगा उसमें NDA तो जस की तस रहेगी, मगर BJP भी 272 के ऊपर होगी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होंगे? हाँ, मुझे तो लगता है 2034 तक मोदी जी रहेंगे। 2034 तक? हाँ, 2034 के चुनाव में भी वही कैंडिडेट रहेंगे। अच्छा। भगवान उनको जो स्वास्थ्य दिया है उसको बरकरार रखे।
आप देखिए ना, अभी मैं एक सीन देख रहा था पुतिन साहब के साथ और चाइना के शी जिनपिंग के साथ। क्या चाल है मोदी जी की, क्या तेजी है। मैं वो नहीं देख के बोल रहा हूँ जो आजकल लोग डब करके चला रहे हैं, वो तो एक सबका अपना अपना मजा है, लेकिन जो विश्वास है, जो स्फूर्ति है, वो बस माँ भगवती बनाए रखे मोदी जी का। मैं तो बहुत आशान्वित हूँ, बहुत, कि नरेंद्र मोदी जी के रहते 2034 में वो कार्यकाल पूरा करेंगे। 2034 से 5 साल ऐसा भगवती स्वास्थ्य दें और इस देश की आप गति देखिएगा। वो तो खैर 29 में ही दिखने लगेगा, मगर आगे की संभावनाएं बहुत प्रबल है। और अभी आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कह दिया कि 75 अब कोई एज लिमिट नहीं है। अब उन्होंने तो कहा क्योंकि पहले उनका ही एक स्टेटमेंट आया था तो सबको लगा था कि 75 पे रिटायरमेंट। उनकी बात सुन के ही तो मैं 34 तक का अनुमान लगा रहा हूं। आपने एनडीए अलायंस की बात की, बिहार में इलेक्शंस हैं, प्रशांत किशोर जी की पार्टी आप देख ही रहे होंगे, वो भी लड़ रही है चुनाव। आप कैसे देखते हैं उनके, आपका क्या आंकलन है? कई लोग कहते हैं, कई बीजेपी लीडर अनऑफिशियली जब बात करते हैं कहते हैं कि वो बीजेपी का ही वोट काटेंगे, अगर काटेंगे तो। नहीं, ये तो बात सही है कि वो जो भी वोट लेंगे वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ही वोट काटेंगे। तो बेसिकली तो वोट, एक हमारे शब्द होता है ना, वोट कटवा, तो उसी भूमिका में वो हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी दाल नहीं गलेगी। उनका एक लंबे समय से वो नोन है, चर्चा में है। लेकिन चर्चा क्या है कि पैसा मिलेगा तो किसी पार्टी के लिए प्रचार बना देंगे। इसका मतलब आपके पास कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। पैसा मिलेगा तो कांग्रेस का भी, टीएमसी का भी, राजद का भी, आम आदमी पार्टी का भी, जदयू का भी, भाजपा का भी। अरे भैया, अब इन लोगों ने आपको बुलाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपका धर्म ईमान पैसा हो गया। और जिसका धर्म ईमान पैसा हो ना, उसको लोकतंत्र में, और ख़ास तौर से बिहार, जहां दुनिया में चुनाव नहीं होता था, तब 600 ईस्वी पूर्व बिहार में चुनाव होता था, लिच्छवी गणराज्य था। वहाँ पे लोग समझ जाते हैं कि इनको अब चूंकि कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है तो ये पैसा के लिए राजनीति में आए हैं। बट पहले तो वो कंसल्टेंट थे, लेकिन अब तो वो राजनीति में आ गए। वो तो उनका पास था कि उन्होंने जिसके लिए भी काम किया, बट अब तो वो कह रहे हैं कि मैं यूथ का कि जो समस्याएं हैं, माइग्रेशन इतना क्यों होता है बिहार से, वो कह रहे हैं कि जो मूल प्रश्न हैं बिहार के, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं किया, चाहे नीतीश कुमार जी इतने। ये जो मूल बात वो कह रहे हैं वो 10-12 साल में एक बार भी तो किए होते। हम मान लीजिए 2012 में राजनीति में आए हैं, तो भी हम राजनीतिक बात करते थे। हम लाल बत्ती के खिलाफ बात करते थे 1996 में। हम गंगा स्वच्छता की बात करते, मेरे गाने रिकॉर्ड पे हैं। हम गंगा स्वच्छता की बात करते थे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के लिए कानून बनाने के लिए हम गाना गाते थे। तो प्रशांत जी का क्या है कि उनका कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां वो समाज हित की बात कर भी रहे हों। वो सिर्फ निज हित की बात करते थे। मुझे ऐड बनाना आता है, आप जो पैसा देगा मैं उसके फेवर में ऐड बना दूंगा। ऐड तो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी रील बनती है। आप देखते हैं जब वो चलते हैं तो कैमरा उनके पैरों से, और उनको पहले से बोल देते हैं देखो मैं कीचड़ में चलूँगा, थोड़ा कीचड़ से मेरा पैर दिखाते हुए ऊपर लाना, थोड़ा मैं थका हुआ ऐसा लगूँ। अरे भाई, ये तो बहुत कुछ हो गया, लोग जानते हैं। मगर मुझे इस बात का दुख है कि प्रशांत किशोर जी जैसे लोग, जो दिमाग तो बहुत रखते हैं लेकिन उनका लोक के प्रति जरा भी संवेदना नहीं आई। अब जो वो कर रहे हैं ना, वो केजरीवाली प्रवृत्ति है कि बातें बहुत अच्छी अच्छी करनी है, जैसे ही कुछ मौका मिला तो एकदम से जनता को निचोड़ लेना है।
बिहार में आपको क्या लगता है, एनडीए के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? बहुत अच्छे से सरकार बनेगी। देखिए, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली से सांसद हूँ जी। बिहार में आरा से जब छपरा जाए के होत रहे तो लोगन के जाए के पड़े पटना, पटना नहीं तो बलिया, बलिया से जाके नदी पे पुल आती थी। अब आरा से छपरा, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी के लिए पुल बन गया। पटना में दीघा ब्रिज बन गया। सिवान छपरा जाने में 5 घंटा लगता था, अब खर्र से नदी पार करिए 1 घंटा में छपरा, 2 घंटा में सिवान, 1.5 घंटा में, 2 घंटा में गोपालगंज। कौन भूल सकता है इसको? पटना से गया की दूरी 5 घंटा, जाम में फंसे हुए हैं, हो सकता है 10 घंटा फंसे रह जाएंगे आप। अब 1.25 घंटा, 1 नंबर की हाईवे। यहां तक कि बेगूसराय में जो सुल्तानगंज गया ना, तो मैं एक नए ब्रिज से गया। मैं सुल्तानगंज पटना से 3.5 घंटे में सुल्तानगंज पहुंच गया, गैबीनाथ धाम पहुंच गया, जो कि कल जाने में हमको कम से कम 7 घंटा लगते थे। नीलम जी, वो बिहार कैसे करेगा एनडीए से इनकार? आईआईएम बन रहे हैं, 2 एम्स बन गए, दरभंगा का एयरपोर्ट बन गया, भागलपुर बनने तैयारी शुरू हो गई, आईआईएम्स बन रहे हैं, मखाना का व्यवसाय करके लोग लाखपति और करोड़पति बन रहे हैं। ये काम क्या तेजस्वी बाबू के पिताजी नहीं सोच सकते थे? क्या ये जनसुराज के प्रशांत जी कभी विचार भी दिए होते? पर जंगल राज, मतलब इस बार आप ही देखिए किस तरह से, जिस तरह के इंसिडेंट हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि जो इमेज नीतीश कुमार जी की थी वो नहीं रही है और एक तरह से बीजेपी उनको बस यूज एंड थ्रो करेगी। डिलिबरेट क्राइम करवाया गया है। अच्छा। चुनाव के दस्तक आते ही। आप ही बताइए कि आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, पिछले 5 साल में ऐसे क्राइम क्यों नहीं हुए जो लास्ट चुनाव के समय 2-3 घटनाएं हुई तो भी पुलिस तुरंत एक्शन में आई है? हॉस्पिटल के अंदर ही जाके शूट कर दिया था, तुरंत पकड़े गए, अपराधी पकड़े गए, कैद में हैं। तो पटना में एक हत्या करवाई गई। इसके पीछे चुनाव के टाइमिंग पे बहुत सवाल उठता है ना, किसी टाइम कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने डिलिबरेटली करा करके और इसको मीडिया में चलाने की कोशिश की। पुलिस थोड़ा सा, मुझे लगता था कि पुलिस एक अच्छी कानून व्यवस्था होने से थोड़ा सा उदासीन हो गई थी कि बस ये सब ठीक चल रहा है। लेकिन इन 2-3 घटनाओं के बाद तुरंत पुलिस अलर्ट है और अब सरकार बिल्कुल सजग है। अपराधियों को फन मारने का कोई समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपके खुद के एनडीए के जो अलाय हैं, पार्टनर हैं चिराग पासवान, उस पर इन्होंने काफ़ी पत्र लिखे हैं कि जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, काफ़ी क्रिटिसाइज किया उन्होंने। नहीं तो किया, करना ही चाहिए, हम भी कर रहे हैं। ये जो घटना घटी वो हमारे लिए आश्चर्यजनक थी, लेकिन उस पर जितनी जल्दी से काबू पाया गया है उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। मेरे आखिरी कुछ प्रश्न, अभी आपने कहा कि पीएम को आप 2034 में भी वही पीएम रहेंगे, उसके बाद कौन, कोई सक्सेसर बीजेपी में कौन हो सकता है? उसके बाद अमित शाह जी, उसके बाद योगी जी, चल रहे हैं बहुत सारे, देवेंद्र फडणवीस जी, कौन हो सकते हैं? बहुत लोग हैं, बहुत देश में बहुत हैं लोग आगे बढ़ के आएंगे। देखिए, अभी तो हम मोदी जी के बाद कुछ देख ही नहीं रहे हैं, और मोदी जी के रहते जो और आज चल रहा है, जो अमित शाह जी ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सोच को जो एग्जीक्यूट किया है उन्होंने एज होम मिनिस्टर, सैल्यूट टू अमित शाह जी। आज डल झील में नौकायन हो प्रतियोगिता हो रही है नीलम जी, हमारे लाल चौक पे तिरंगा प्रतियोगिता हो रही है, हमारे जम्मू कश्मीर में चुनाव शांति से संपन्न हो रहे हैं। ये 2026 तक नक्सलियों का पूरा उन्मूलन हो रहा है।
इस देश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह जो सुरक्षा का माहौल है उसको लेकर के एक मोदी जी के जो साथी हैं अमित शाह जी, उन पर कितना भरोसा है। प्लस हमारे और भी जो लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जी कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भाई कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, मोहन यादव कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारे नायब सैनी जी कितना अच्छा कर रहे हैं। बट मैं पीएम सक्सेसर की बात कर रही हूँ। अभी तो बहुत देर है, बहुत सारे नेता चल रहे हैं उसमें, वो तो समय के साथ और भी निखरेंगे लोग। पर सबसे आगे कौन है? देखिए, सबसे आगे मोदी जी के बाद तो अमित शाह जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, आप लोग का आखिरी सवाल, ये नेशनल प्रेसिडेंट का इलेक्शन है जी, इसके बारे में काफ़ी बातें हो गई। हर बार कहा जाता है होली के समय होगा, कोई एक नई डेट आती है, अभी श्राद्ध है, अभी नहीं होगा। क्यों बीजेपी एक नया प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट कर पा रही है? क्योंकि काफ़ी पार्टी लीडर से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि वर्कर्स बड़े डीमोटिवेटेड है, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि नए प्रेसिडेंट आएंगे, नई टीम बनेगी। नहीं, डीमोटिवेटेड तो कोई नहीं है। अनऑफिशियली तो हमें यही कहते हैं। नहीं, वो मैं तो देखिए, हमारा हर कार्य अच्छे ढंग से गति से चल रहा है। रही बात, पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, थोड़ा समय लग रहा है। और ये तो सही है ना कि इतनी सारी चीज़ें एक पर एक आती जा रही हैं कि उससे भी थोड़ा सा रुकावट हो जाता होगा। मगर अब बहुत जल्दी आपको ये समाचार भी मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आप देख रहे हैं द प्रिंट और मैं हूं नीलम पांडे।